हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम 24 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है और अभी एडमिट कार्ड जारी नहीं हुआ है, लेकिन जल्द ही आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो दृष्टि घटना चक्र है, जिसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार रहा, वह जो है बुक आ चुकी है और जिसमें कि आप देखेंगे पूरा करंट अफेयर्स 1 सितंबर 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2021 तक की करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। 24 अक्टूबर को एग्ज़ाम है, तो कम से कम 10 अक्टूबर तक आपको कवर करने हैं। 10 अक्टूबर जो 10 दिन के होंगे, इसको जो है आप जो है बाद में जो है उसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप वहाँ से अच्छे से कवर कर लेना। लेकिन इस मैगज़ीन को आप सबसे पहले आपको कवर करना ही, किसी भी हाल में आपको कंप्लीट कर लेना है। अब जो पीसीएस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आने हैं, अब 150 क्वेश्चन में देखेंगे 35 से जो 40 प्रश्न होंगे आपके, तो 35 से 40 प्रश्न का जो रेशियो होता है वो करंट अफेयर्स का होता है। तो करंट अफेयर्स का कितना महत्व है आप समझ सकते हैं। अब अगर आपने 35 से 40 प्रश्न करंट अफेयर्स के आ रहे हैं और आपने अगर 30 प्रश्न भी सही कर दिए हैं, साथ ही साथ आप जो है बचेंगे जो आपके पार्ट 110 जीएस के, अगर वहाँ पर आपने 70 से 75 प्रश्न अगर आपने सही कर दिए हैं, तो नो डाउट आपका प्रीलिम्स क्या है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 95 to 100 जो है आपको बिल्कुल एग्जैक्ट सही करके आना है आफ्टर माइनस मार्किंग। ठीक है, तो दोस्तों ज़्यादा टाइम न लेते हुए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको प्रीवियस दृष्टि करंट अफेयर्स का ओवरव्यू चाहिए कि पिछली बार जो है 35 से 40 प्रश्न पूछे गए थे, उसमें 22 प्रश्न तो डायरेक्ट दृष्टि घटना चक्र से थे। आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप देख सकते हैं कि किस तरह जो है ये आपके लिए मैगज़ीन काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट ज़रूर कर लेना है, किसी भी हाल में कम से कम 2 बार। अगर अभी तक आपने इस मैगज़ीन को नहीं लिया है तो आप मार्केट से ज़रूर जो है परचेज कर लें, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल हो गई है। मेरे पास थोड़ा ऑनलाइन में जो है टाइम लगाने में, तो ये थोड़ा शाम तक आई थी कल। तो आप यहाँ पर जो है 160 रुपीज़ की है, तो आपको लगभग ये 120-30 रुपये में मिल जाएगी मार्केट में। ठीक है, तो दोस्तों बाकी पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ जो है आपको प्रत्येक लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और क्योंकि अगर इसमें आप पेजेस की बात करेंगे तो इसमें जो टोटल पेज आपको पढ़ने हैं 208 है। ठीक है, 208 पेज की मैगज़ीन है और आप इसको कम से कम एग्ज़ाम के पहले 2 बार ज़रूर रिवाइज़ करना है। एक बार तो आपको पढ़ना है, क्या क्या हमको पढ़ने हैं उसको देख लेना है, उसके बाद दोबारा उसको अच्छे से रिवाइज़ ज़रूर कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे कैसे पॉइंट को कवर किया गया है। तो इंडेक्स में आप देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद विधिक परिदृश्य को कवर किया गया है, फिर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य है, वैज्ञानिक उत्तर प्रदेश विशेष है। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश विशेष में आप देखेंगे तो करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके में जो पूछा गया था पिछली बार पीसीएस में, वह मात्र एक प्रश्न पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर है। ठीक है, तो ये लखनऊ में आप जानते हैं। उसके बाद करंट अफेयर से 2 प्रश्न पूछ लिए गए थे। ठीक है, तो इस तरह आप समझ सकते हैं जीके के क्या वैल्यू है यहाँ पर। लेकिन फिर भी आप अगर पास टाइम है तो आपको थोड़ा बहुत देख जरूर लेना है जीके का, और बाकी करंट अफेयर्स पे ज़्यादा फोकस करना है। संक्षिप्तियाँ हैं, फिर खेल परिदृश्य है, तो इस तरह जो है इसको कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर हम आज की इस लेक्चर में जो कवर करने वाले हैं वह राष्ट्रीय परिदृश्य में जितना कवर कर पाएंगे इस वीडियो में वो कवर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम उन्हीं पॉइंट को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले तथ्य होंगे, क्योंकि मैगज़ीन में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, लेकिन आपको उन्हीं चीज़ों को फोकस करना है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। अब जैसे कि आप यूपीएससी में देखेंगे तो यूपीएससी में क्या है, स्टेटमेंट बना के वो एग्ज़ाम जो है प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर टाइम तो सेम होता है लेकिन 100 ही प्रश्न होते हैं, तो स्टेटमेंट वाले ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी में। लेकिन अगर आप यूपी पीसीएस का पेपर देखेंगे तो यूपी पीसीएस के पेपर में जो 35 से 40 प्रश्न लगभग आए थे, 40 प्रश्न, उन 40 प्रश्नों में
जो आप देखेंगे कि 7 से 8 जो प्रश्न हैं वो स्टेटमेंट, ठीक है, कि ओनली वन, ओनली टू, ओनली वन एंड टू, वन एंड टू कोई भी नहीं, ठीक है, इस तरह पूछे थे तो 7-8 प्रश्न मात्र। बाकी वो डायरेक्ट बस फैक्ट पूछते हैं यूपीपीसीएस वाले, ठीक है। तो इस तरह आपको पढ़ना है कि अपने काम की चीज़ों को जो है निकालना है, बस ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो दोस्तों आइए हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय परिदृश्य को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आप सभी को प्राप्त होती रहे। और मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपके पास आसपास जो है बुक शॉप है तो आप वहाँ से ज़रूर जो है परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। सो आप पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और यह मैगज़ीन तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब जो पीसीएस तैयारी कर रहे हैं वो दृष्टि घटना चक्र को काफ़ी इंतज़ार करते हैं, ठीक है। तो आप ज़रूर परचेज कीजिएगा। बाकी पीडीएफ तो इसको मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि सभी जो टॉपिक हैं उनके पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। और इसका जो आपका पीडीएफ मिलेगा ना, वो पीडीएफ जो है कौन सा आपका टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो होगा @UPPCS, ठीक है, @UPPCS किंगडम। वहाँ से आपको इसको प्रोवाइड जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप वहाँ से जो है इसकी डाउनलोड करके रिवाइज भी कर सकेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दिया जा रहा है, @UPPCS किंगडम, ठीक है। आप सिंपली सर्च बॉक्स में जाइएगा, टाइप कीजिएगा। तो आइए, समय जो है बहुत महत्वपूर्ण है, टाइम न लेते हुए ज़्यादा स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका टॉपिक आपको कवर करना है वो है राष्ट्रीय परिदृश्य सेवा, ठीक है। उसके बाद आपका विधिक आएगा, फिर अंतर्राष्ट्रीय, इस तरह कवर करेंगे। अब राष्ट्रीय परिदृश्य में कितने पॉइंट आपको लगभग कवर करने हैं, तो 47। अब पहला पॉइंट आप देखेंगे जैसे कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, दूसरा रेल कौशल विकास योजना, इस तरह जो टोटल है वो 47 है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर वैसे ही आपको यहाँ पर कवर करवाया जाएगा जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट पूछे जा सकते हैं। तो पहला जो आपका पॉइंट है दैट इज राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो यह भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के द्वारा जारी किया जाता है। पहली बार इसको वर्ष 2019 में जारी किया गया था और यह तीसरा संस्करण है। साथ ही आपको मालूम होना चाहिए कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल 7 जून को मनाया जाता है। दैट्स इट, इतना ही इम्पॉर्टेंट तथ्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यह जो सूचकांक है, सूचकांक में देश के 36 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। अब यहाँ पर जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट तथ्य है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो सूचकांक है वह मेनली 3 कैटेगरी में जो है इसको बांटा गया है, बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और आपका जो संघ शासित प्रदेश हैं। तो बड़े राज्यों में कम से कम अगर आप 3 नहीं याद कर पा रहे हैं तो पहला जरूर याद रखना है। तो पहले नंबर पर आप देखेंगे बड़े राज्यों में गुजरात नंबर 1 पर है, दूसरे पर केरल है और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर है। वहीं छोटे राज्यों की श्रेणी में अगर देखेंगे तो गोवा नंबर 1 है, दूसरे पर मेघालय है, तीसरे पर मणिपुर है। संघ शासित जो प्रदेश हैं इसमें आप देखेंगे तो नया अपना जो जम्मू कश्मीर बना है यूनियन टेरिटरी 31 अक्टूबर 2019 से, तो यह यूटी में जो है नंबर 1 पर है, दूसरे पर अंडमान निकोबार है, तीसरे में केंद्र शासित प्रदेश भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे भाई बड़े राज्यों में देख लिया, छोटे राज्यों में देख लिया, यूनियन टेरिटरी में देख लिया नंबर 1। वहीं पर सबसे निचले पायदान में बड़े राज्यों में आप देखेंगे तो बिहार सबसे निचले पायदान पर है, जबकि क्या देखा कि गुजरात नंबर 1 रहा। दूसरा जो छोटे राज्य हैं, छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे निचले पायदान पर है, तो नंबर 1 पर कौन रहा है, गोवा रहा है। लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में सबसे निचले पायदान पर है 8वें नंबर पर, जबकि सबसे नंबर 1 कौन सा रहा है, तो यूनियन टेरिटरी में सबसे जो नंबर 1 रहा जम्मू कश्मीर, ठीक है।
जम्मू कश्मीर, उसके बाद अंडमान निकोबार पे दिल्ली। तो इस तरह आपने देखा। इसी तरह आपको इतना ही याद रखना है, और खासकर यूपी पीसीएस का पेपर है तो उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है ये भी तो देखना आपको। तो बड़े राज्यों की श्रेणी में अपना उत्तर प्रदेश आएगा, और उत्तर प्रदेश का जो स्थान है ना दोस्तों, वह टोटल जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में 5वां स्थान है। पहला स्थान किसका रहा? गुजरात का। तो उत्तर प्रदेश का स्थान जरूर याद रखना है, 5वां है। ठीक है, दैट्स इट। इतना ही आपको यहाँ पर कवर करना है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि जो राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया है, ये जो है भारतीय खाद्य सुरक्षा यानी फसाई के द्वारा इसको जारी किया जाता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। विश्व खाद्य सुरक्षा जो यह सूचकांक है वो पहली बार 2019 में जारी किया गया था, और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो हर साल 7 जून को मनाया जाता है। बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात नंबर 1 पर रहा, और छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा नंबर 1 रहा, और यहाँ पर यूटी में जो है वो जम्मू कश्मीर नंबर 1 रहा। ठीक है, और बड़े राज्यों में सबसे निचले पायदान पर बिहार रहा, जबकि छोटे राज्यों में निचले पायदान पर रहा आपका नंबर 1 तो गोवा रहा, दूसरे पर जो है वो छोटे राज्यों में मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी में नंबर 1 जम्मू कश्मीर रहा, सबसे निचले पायदान पर कौन सा रहा है? ठीक है, तो एरिया वाइज में भी छोटा है लक्षद्वीप, दैट्स इट। ठीक है, 32 स्क्वायर किलोमीटर में। चलो आगे चलते हैं। बस इतना याद रखना एग्जाम के पॉइंट अभी बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, बस इतना इंपॉर्टेंट दोस्तों, खासकर उत्तर प्रदेश का स्थान जरूर याद रखना है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा रहा है? 5वां, दैट्स इट। अगला जो पॉइंट है दैट इज रेल कौशल विकास योजना। तो 17 सितंबर 2021 को रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्वनी वैष्णव द्वारा रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई है। तो याद रखना है कि रेल कौशल विकास योजना की शुरुआत कब की गई है? तो ये है 17 सितंबर 2021। 17 सितंबर को आप जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी का जो है जन्म दिवस होता है, उस जन्म दिवस पर ही योजना की शुरुआत की गई है। और यह योजना प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तत्वाधान में प्रारंभ की गई है। इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में, अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि रेल कौशल विकास योजना 17 सितंबर 2021 को स्टार्ट की गई है, और इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में कितना जो है युवाओं को प्रशिक्षण करने का जो टारगेट है वो है 50,000 युवाओं को जो है प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रारंभ में 1,000 युवाओं उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, जो अप्रेंटिस अधिनियम 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण के अतिरिक्त होगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा और पढ़ इसलिए रहे क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे स्टेटमेंट अगर एग्जाम में बना के दे दें, क्योंकि ये पहली बार योजना लागू की गई 2021 में, एग्जाम में पूछ लें कि हाल ही में जारी योजना रेल कौशल विकास योजना के संबंध में क्या कथन सही है। यह जो है 17 सितंबर 2021 को जारी की गई। दूसरा है कि इस योजना के तहत 3 वर्ष की अवधि में 50,000 युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, और इसके बाद इसमें एक तथ्य और डाल दें कि इसमें 100 घंटे का बुनियादी प्रशिक्षण शामिल होगा। चौथा ऑप्शन डाल दें कि ऑल ऑफ द करेक्ट, तो आपको सही जवाब क्या देना है? ऑल ऑफ द अबव। इस तरह एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो पॉइंट है कि यह प्रशिक्षण जो है 4 ट्रेडों दैट इज इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मशीनिस्ट और फिटर में प्रदान किया जाएगा। तो एक स्टेटमेंट बना के पूछ भी सकते हैं, इस तरह यहाँ थोड़ा आपको रीड जरूर कर लेना है। बाकी योजना कब लागू की गई है? तो 17 सितंबर 2021 को। प्रशिक्षण निःशुल्क होगा। प्रशिक्षण हेतु पात्रों का चयन मैट्रिक प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। चयन जो है वो मैट्रिक में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, इस प्रशिक्षण हेतु जो है 18 से 35 आयु वर्ग के उम्मीदवार पात्र होंगे। इस योजना के लिए नोडल एजेंसी बनारस लोकोमोटिव। नोडल एजेंसी कौन होगी? ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, चलिए, और उपयुक्त ट्रेडों में जो प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य देश भर में 75 रेलवे प्रशिक्षण संस्थानों को चिन्हित किया गया है। ठीक है, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं चीज़ों को कवर करना है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो रेड में अंडरलाइन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य इनको जरूर आपको कवर करने होंगे। बाकी पीडीएफ जो है आपको बिल्कुल प्लेन भी मिल जाएगी जिसमें अंडरलाइन नहीं होगा, तो अपने हिसाब से जिस तरह आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। मैं उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर कवर कराऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है भारत में अपराध।
तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दैट इज नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा भारत में अपराध रिपोर्ट का प्रथम जो संस्करण है वो कब जारी किया गया था? तो एनसीआरबी जो डाटा जारी किया गया था पहली बार वह 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में जारी किया गया था। 1953 में जारी किया गया है। तो भारत में अपराध 2020 जो जारी किया है, सिंपल सा है, आप जोड़ेंगे ईयर तो 68वां होगा, ठीक है। और यह रिपोर्ट जो है वो कैलेंडर वर्ष पर आधारित होती है, यानी जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। तो यह जो रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है, यानी 1 जनवरी 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2020 तक की घटनाओं पर आधारित है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में, अब एग्जाम में पूछे जा सकने वाले जो पॉइंट है ना वो यही सब हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में कुल कितना है? 66,01,285 संज्ञेय अपराध, ठीक है, पंजीकृत किए गए हैं, रजिस्टर्ड किए गए हैं, जिसमें आप देखेंगे आईपीसी कितना है, साथ ही जो विशेष तथा स्थानीय कानूनों के तहत दर्ज किए गए हैं। तो ज़्यादा नहीं, आप कुल जरूर देख लीजिएगा, लगभग आप देखेंगे तो 66,01,285 जो है वो रिकॉर्ड वो आपके रजिस्टर्ड किए गए हैं, ठीक है। साथ ही अब बात आती है कि यहाँ पर अगर और तथ्य पूछा जाता है कि इस प्रकार की अपराध जो कि पंजीकरण में 2019 की तुलना में 2020 में जो यानी कि दर्ज करने की जो वृद्धि हुई हो 28%, ठीक है। कितना प्रतिशत वृद्धि है? 28% है। वहीं पर साइबर अपराध की अगर बात की जाए तो साइबर अपराध के मामले में 2019 की तुलना में कितना % की बढ़ोतरी हुई है? तो 11.8% अधिक मामले जो है पंजीकृत किए गए हैं। साइबर अपराध के मामले 2020 में लगभग आप देखेंगे 50,035 मामले हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020, तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी की जाती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का पहला संस्करण नवंबर 2019 में जारी किया गया था और 28 जनवरी 2021 को द्वितीय इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी किया गया है। तो आप एक सरसरी निगाह से देख लीजिए। बाकी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? टाटा ट्रस्ट के द्वारा। और इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन सा है? तो बड़े एवं मध्यम आकार की जो स्टेट हैं इसमें नंबर 1 कौन सा है? तो नंबर 1 जो है वो महाराष्ट्र है, ठीक है, सबसे नंबर 1 महाराष्ट्र है। उसके बाद इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 के अंतर्गत 18 बड़े एवं मध्यम आकार के राज्यों में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? भाई देख लिया आपकी महाराष्ट्र तो नंबर 1 है। उत्तर प्रदेश का स्थान तो यूपीपीसीएस के लिए, यूपीपीसीएस करंट के लिए आपको यहाँ पर याद रखना है, यूपी का जो स्थान है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कितना है? 18वां स्थान है, ठीक है। कौन सा? 18वां। स्कोर कितना वो जरूरी नहीं, 18वां स्थान जरूर याद रखना। साथ ही साथ अगर छोटे राज्यों की अगर बात की जाए तो 7 छोटे राज्यों में पहले स्थान पर त्रिपुरा है, ठीक है। तो आपने देखा कि नंबर 1 इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में महाराष्ट्र नंबर 1 है, उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां है, जबकि छोटे राज्यों की श्रेणी में त्रिपुरा जो है वो नंबर 1 पर है, ठीक है। बाकी आपको जो एनसीआरबी का डाटा है उसमें आप देखेंगे साइबर के कितने मामले हैं, ठीक है, साइबर अपराध के, उसको देख लेना। बाकी उत्तर प्रदेश का स्थान इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में जरूर याद रखना 18वां। दैट्स इट। अगला जो चौथा इंपॉर्टेंट तथ्य है दैट इज स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया गया था। याद रखना है स्वच्छ भारत मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 को। इस मिशन के जो है 2 उप मिशन हैं, जिसमें कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण होगा और एक शहरी होगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन, ठीक है, स्वच्छ भारत जो मिशन ग्रामीण वाला है वो किसके द्वारा? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। जबकि जो शहरी है वह आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित होता है। स्वच्छ भारत मिशन यानी 2 अक्टूबर 2014 को जो लॉन्च किया गया था, इसका टारगेट रहा कि 2 अक्टूबर 2019 तक देश में 100 मिलियन जो है शौचालयों के निर्माण का जो है लक्ष्य रहा, ठीक है। कब तक? 2 अक्टूबर 2019 तक। तो खुले में शौच मुक्त स्थिति को बनाए रखने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण जो है जारी किया गया है, जिसको आप ओडीएफ प्लस के रूप में जो है वो
जानेंगे। ठीक है, ODF प्लस क्या है? तो ये स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है इसका दूसरा चरण। ठीक है, दैट्स इट। देश में ODF प्लस गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित किया जाएगा। ODF प्लस यानी स्वच्छ भारत ग्रामीण, स्वच्छ भारत ग्रामीण की यहाँ पर बात की जा रही। तो स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है, आपने देखा कि पहले की ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, जबकि जो शहरी है वो आवासन एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। लेकिन जो ODF प्लस है, इसकी गतिविधियों में तेजी लाने के उद्देश्य से इस सर्वेक्षण को किसके द्वारा संचालित किया जाएगा? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के द्वारा। देश भर में जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 है, इसके अंतर्गत देश भर के 698 जिले, पूरे देश में कितने जिले हैं? 698 जिलों में, और साथ ही साथ 17,475 गाँव को आच्छादित किया जाएगा। तो ये टारगेट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 के अंतर्गत देश भर के 698 जिलों को शामिल किया गया। इसके बाद 17,475 गाँव को भी। ODF प्लस के कार्यान्वयन के मूल्यांकन पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो कौन कौन से वो एलिमेंट होंगे जिन पर जो है वो शामिल किया गया है? तो ठोस तरल एवं प्लास्टिक अपशिष्ट का आकलन है, मल अपशिष्ट प्रबंधन है, व्यवस्थाएं, मासिक धर्म संबंधी स्वच्छता। ठीक है, तो बस आपको ये 3 तथ्य को आप जरूर एक बार रीड कर लेना है। अगर स्टेटमेंट में देते हैं तो पूछ लेना, बाकी इसको जरूर याद रखना जो रेड से आपको यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है कि कितने जिले, 698 और 17,475 गाँव। दैट्स इट। स्वच्छ आइकॉनिक स्थल है। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है स्वच्छ आइकॉनिक स्थल। तो 25 फरवरी 2021 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल की पहले चरण की जो है 4 के अंतर्गत 12 आइकॉनिक स्थल को जो है शामिल किया गया है। अब यहाँ पर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद क्या रखना है? पहला नंबर, तो अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में जारी 12 आइकॉनिक स्थलों में से कौन से स्थल शामिल नहीं हैं, तो ये 12 स्थल दिए गए हैं, इनको आप एक सरसरी निगाह से जरूर देख लेना है। ठीक है, 12 स्थल दिए हैं आइकॉनिक स्थल में, जो कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इसको जारी किया गया है। अब यहाँ पर जो आइकॉनिक स्थल है ना, इसमें पूछ लिया जा सकता है कि इनमें से कौन से स्थल शामिल नहीं है, तो एक सरसरी निगाह से जरूर देख लेना है। ऐसे भी पूछा जा सकता है उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की दृष्टि से कि 12 आइकॉनिक स्थलों में से निम्न में से उत्तर प्रदेश के कौन से स्थल शामिल हैं या कौन से स्थल शामिल नहीं है। तो ध्यान देना है, बांके बिहारी मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश का इसमें शामिल है, तो बांके बिहारी मंदिर हो गया, और आगरा का किला जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, बगल ही मथुरा में है बांके बिहारी मंदिर। दोनों को 12 आइकॉनिक स्थलों में शामिल किया गया है। बाकी आप 12 के 12 जो स्थल इनको जरूर देख लेना है। ठीक है, कि अजंता की गुफाएं सांची स्तूप है, कुंभलगढ़ किला मध्य प्रदेश में है, जैसलमेर किला राजस्थान, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान में, गोलकुंडा का किला कहाँ, तो हैदराबाद तेलंगाना वाला, सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा, रॉक गार्डन चंडीगढ़। अब इसको पढ़ने से क्या है कि आपको मालूम भी चल रहा है कौन क्या कहाँ पर है। ठीक है, तो रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल झील हो गया श्रीनगर जम्मू कश्मीर, और बांके बिहारी मंदिर मथुरा, आगरा का किला आगरा, काली घाट मंदिर प्रथम पश्चिम बंगाल। तो ये सभी जो है वो 12 का आइकॉनिक स्थल हैं, यूपी के जरूर याद रखना है। तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट तथ्य आपने देखे, आगे चलते हैं। अगला जो है आपका वो है सुजलाम अभियान। क्या है? सुजलाम अभियान। तो 25 अगस्त 2021 को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंग के रूप में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, एग्जाम में टर्म से भी पूछ लेते हैं कि हाल ही में जो सुजलाम अभियान है वह किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो आपको याद रखना है जल शक्ति मंत्रालय। सुजलाम अभियान का जो शुभारंभ किया गया है वो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 25 अगस्त 2021 को ODF स्थायित्व एवं गंदला जल प्रबंधन हेतु यह एक 100 दिवसीय अभियान है। तो सुजलाम अभियान जो है वो एक 100 दिवसीय अभियान है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इस अभियान का शुभारंभ किया गया है 25 अगस्त 2021 को। इस अभियान के तहत निम्न प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 10 लाख सोख्ता यानी गड्ढों का निर्माण करना है, शौचालयों की मरम्मत, नए परिवारों तक शौचालयों की पहुंच है, और यह अभियान देश के गांवों में अल्प समय में त्वरित गति
ODF प्लस के दर्ज को प्राप्त करने के उद्देश्य से संचालित होगा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर याद रखना है कि सुजलाम अभियान किससे रिलेटेड है, कौन सा मंत्रालय, तो जल शक्ति मंत्रालय है और ये स्वच्छता से रिलेटेड है, ODF से, ठीक है। और आगे चलते हैं, बात आती है इंदौर की। तो भारत का पहला जल आधिक्य शहर कौन सा बना है, तो भारत का पहला जो जल आधिक्य शहर है दैट इज इंदौर। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने इंदौर का भारत का पहला जल आधिक्य दैट इज वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला जल आधिक्य शहर कौन सा है, इंदौर है। ध्यातव्य है कि इंदौर भारत के स्वच्छ शहर का दर्जा भी प्राप्त है, जो कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 जो जारी की गई थी, इसमें आपने देखा था कि इंदौर जो है लगातार जो है वो 4 बार जो है वो नंबर 1 पर बना है, ठीक है। तो याद रखना है कि जो भारत का जल आधिक्य शहर नंबर 1 कौन सा है, इंदौर। दैट्स। आगे चलते हैं, अगला जो तथ्य है 5वां, ठीक है, 47 टोटल कवर करने हैं। तो अगला जो तथ्य है 5वां, इसमें क्या है कि NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021। तो याद रखना है जो NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क है, यह किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जो फ्रेमवर्क है ये केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। और यह जो है सबसे पहले जो है 29 सितंबर 2015 को जारी किया गया था। इंडिया की रैंकिंग का पहला जो संस्करण है वो कब जारी किया गया था, तो इसकी जो शुरुआत है वो 2015 में की गई थी 29 सितंबर। और जो आपकी रैंकिंग है रिपोर्ट, ठीक है, वो पहला इसका संस्करण अप्रैल 2016 में जारी किया गया था। तो बस इतना याद रखना है, इंडिया रैंकिंग 2021 जो जारी किया गया, इसका पहला संस्करण 2016 में जारी किया गया था और यह शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला जो तथ्य इंपॉर्टेंट है, आइए, 9 सितंबर 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग इंडिया रैंकिंग 2021 जारी की गई। तो शिक्षा मंत्रालय याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, और ये जो रैंकिंग जारी की गई है ना, इसमें ओवरऑल की श्रेणी में अगर देखेंगे, समग्र श्रेणी में, तो समग्र श्रेणी के साथ साथ इसमें विश्वविद्यालय, कॉलेजों एवं अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में रैंकिंग जारी की गई है। तो कम से कम आप समग्र जरूर याद रखिए, बाकी कैटेगरी वाइज भी आपको देख जरूर लेना है। तो ओवरऑल रैंकिंग में जो जारी की गई है, ओवरऑल रैंकिंग में नंबर 1, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। बस ये जो आपका टेबल दे रखा है यही आपको देख लेना है, ठीक है। बाकी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं पढ़नी है आपको, डिटेलिंग बस इतनी कर लेनी है कि इंडिया रैंकिंग 2021 जो जारी की गई है केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की गई है, पहला संस्करण 2016 में जारी किया गया था। दैट्स इट। और इसमें जो है आप देखेंगे तो ओवरऑल श्रेणी के साथ साथ विश्वविद्यालय, कॉलेज और अनुसंधान संस्थानों की श्रेणी में भी शामिल किया गया है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट तथ्य ये है, अगर पूछ लिया जाए कि हाल ही में जारी इंडिया रैंकिंग 2021 के संबंध में क्या तथ्य सही है, तो पहला दे दें कि वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को भी शामिल किया गया है। तो इस तथ्य को जरूर याद रखना है। अब यहाँ पर बस इसी ग्राफ को आप देख लीजिए, ठीक है। बाकी आपको एक 5 विस्तृत समूह एक जो रिपोर्ट जारी की गई, इसके आधार क्या हैं, तो ये UPSC की तरह यहाँ पर नहीं पूछे जाने वाले हैं, बस एक बार जरूर देख लेना है, ठीक है। इतना आप वहाँ कॉमन सेंस से भी करके चले आएंगे, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि सर्वेक्षण में देश भर की क्या स्टेटमेंट, इसको ध्यान देना है कि सरकारी और गैर सरकारी उच्च शिक्षण संस्थानों को इसमें शामिल किया गया। जरूर नहीं सरकारी, ठीक है, इसमें दोनों हैं, सरकारी और गैर सरकारी, तो ये पॉइंट याद रखना। उच्च शिक्षण संस्थानों की जो समग्र सूची में अब यहाँ पर देखना है, ठीक है। ओवरऑल कैटेगरी में, ओवरऑल कैटेगरी में आप देखेंगे तो IIT मद्रास नंबर 1 पर है, NIRF इंडिया रैंकिंग, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में समग्र श्रेणी में आप देखेंगे तो IIT मद्रास नंबर 1 पर है, दूसरे पर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, तीसरे पर IIT बॉम्बे है। वहीं पर उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाएगी तो NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2021 में उत्तर प्रदेश का जो टॉप 10 में शामिल होने वाले हैं 2 संस्थान हैं। एक तो IIT कानपुर है जिसका ओवरऑल देखेंगे रैंकिंग तो 5वीं है। नंबर 1 पर कौन रहा, IIT मद्रास, ठीक है। और यूपी में जो IIT कानपुर है यह नंबर 1 है यूपी में, और ओवरऑल की देखेंगे तो 5वां नंबर है। जबकि टॉप 10 में जो दूसरा आ जाता है 10वें नंबर पर वो है बनारस हिंदू
विश्वविद्यालय वाराणसी। तो इनको जरूर याद रखना। साथ ही नंबर 1 पर कौन? IIT मद्रास, दूसरे पर भारतीय विज्ञान संस्थान, तीसरे पर IIT बॉम्बे। ज़्यादा तथ्य नहीं, बस पहला जरूर याद रखना, साथ ही यूपी के, दैट्स इट। NIRF की रैंकिंग में शीर्ष 10 में जो है उत्तर प्रदेश के 2, वही बात की जा रही है, IIT कानपुर और BHU, ठीक है। अब यहाँ पर उच्च शिक्षा संस्थानों की लिस्ट दी गई है। अभी तक आपने ओवरऑल देखा, अब उच्च शिक्षा संस्थानों में उत्तर प्रदेश के संस्थान की यहाँ पर बात की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के संस्थान आप देखेंगे तो इस श्रेणी में IIT नंबर 1 पर है, दूसरे पर बनारस है। ओवरऑल श्रेणी में देखेंगे 10वें नंबर पर, जो कि अभी देख करके आ रहे हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। बाकी आप चाहें तो याद रख सकते हैं, बस इतना ही तथ्य आपको याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाने वाला है, ठीक है। कि जो NIRF इंडिया की रैंकिंग जो जारी की गई है, इसमें समग्र रैंकिंग में जो है वो नंबर 1 IIT मद्रास है। उत्तर प्रदेश के 2 संस्थान शामिल है, जिसमें कि 5वीं रैंक पर आपका ओवरऑल में देखेंगे तो IIT कानपुर है, नंबर 1 यूपी में हो जाएगा। 10वीं रैंक पर जो है वो BHU है, ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग 10 है और यूपी में देखेंगे दूसरी। दैट्स इट, इतना ही इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। अगला जो तथ्य है दोस्तों, वही कि समग्र श्रेणी हो गई। अब विश्वविद्यालय की श्रेणी की बात की जा रही है। तो विश्वविद्यालय की श्रेणी में जो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इसको नंबर 1 पर मिला है। वहीं पर JNU के देखेंगे तो दूसरे पर है, ठीक है। इस तरह आप देख सकते हैं। बाकी बस उतना आप समग्र जरूर याद रखना। इंजीनियरिंग की श्रेणी में पहले स्थान पर IIT मद्रास है, ओवरऑल में भी नंबर 1 ही है। प्रबंधन की श्रेणी में आप देखेंगे तो प्रबंधन की श्रेणी में जो IIM बेंगलुरु है, मैनेजमेंट, ठीक है, MBA में, तो इसमें आप देखेंगे कौन सा भाई? बेंगलुरु है। इसके बाद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली को भी शामिल किया गया है नंबर 1, ठीक है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में नई दिल्ली नंबर 1 पर है। नेशनल लॉ की अगर बात की जाएगी, लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में, तो इसमें आप देखेंगे बेंगलुरु जो है वो नंबर 1 स्थान पर है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, ठीक है, विधि के क्षेत्र में। जबकि दंत चिकित्सा की श्रेणी में देखेंगे तो मणिपाल कॉलेज डेंटल। बस एक बार देख लीजिए, बाकी समग्र जरूर याद रखना, खासकर यूपी और जरूर याद रख लेना है, ठीक है। और इसके बाद कॉलेज की श्रेणी में तो मिरांडा हाउस है। फार्मेसी की श्रेणी में जामिया हमदर्द है। अनुसंधान की श्रेणी में आप देखेंगे तो अनुसंधान की श्रेणी में जो है वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शामिल है। दैट्स इट, बस समग्र जरूर याद रखना, खासकर यूपी के 2 और जरूर याद रखना। इतना ही इनफ होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं। अगला जो तथ्य है, 6ठा नंबर, वो है आपका कार्बी आंगलोंग समझौता। अब कार्बी आंगलोंग समझौता आप वहाँ टर्म से पूछ लेंगे किस स्टेट से रिलेटेड है, आपको याद रखना असम से। कार्बी आंगलोंग मध्य असम में स्थित एक बड़ा जिला है तथा बृहद जातीय तथा आदिवासी समूहों तथा कार्बी, डिमासा, बोडो, कोकी, हमार, तिवा, गारो, मान, रेंगमा, नागा आदि का मिलन बिंदु है। इन आदिवासी समूहों में कार्बी का प्रमुख स्थान है, जो कि अपने विद्रोही गुटों के माध्यम से 1980 के दशक से उत्तरार्ध से ही अपने लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहा है। तो कार्बी आंगलोंग जो समझौता है किस राज्य से रिलेटेड, याद रखना असम से। स्मरणीय तथ्य में देखेंगे कि 4 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद के प्रतिनिधियों एवं 5 उग्रवादी समूहों के प्रतिनिधियों के बीच कार्बी आंगलोंग समझौता संपन्न हुआ है। बातचीत में शामिल महत्वपूर्ण प्रतिनिधि कौन रहे? तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, कार्बी लोंगरी नॉर्थ चार्टर, ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप एक बार देख जरूर लीजिएगा, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको जरूर याद रखना है कि आंगलोंग जो समझौता है किसी स्टेट से रिलेटेड है, ठीक है। इसी क्रम में शांति हेतु सहमति पत्रों, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2 बार क्रमशः 1995 और 2011, ठीक है। ये तथ्य इंपॉर्टेंट है कि आंगलोंग जो समझौता असम से रिलेटेड है, उसके संबंध में अगर पूछा जाता है, इससे पहले 1995 में और 2011 में तीनों पक्षों दैट केंद्र, राज्य और विद्रोही गुटों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन व्याप्त मतभेदों तथा उदासीनता के कारण इसका प्रतिफल नहीं मिल पाया। फिर पुनः जो है भारत सरकार ने 23 फरवरी 2021 को कार्बी के 5 प्रमुख उग्रवादी समूहों को हथियार डालने तथा वार्ता करने को राजी कर लिया, ठीक है। कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में, इंपॉर्टेंट तथ्य ये हैं सब, ठीक है। कार्बी क्षेत्र के विकास के लिए अगले 5 वर्षों में 1000 करोड़ रुपए केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा आवंटित किए जाएंगे कार्बी क्षेत्र के डेवलप के लिए।
कार्बी परिषद कल्याण परिषद का गठन जो है किया जाएगा, ये भी कही गई है बात, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है कि विकास के लिए कार्बी जो रीजन है ये 5 वर्षों में 1000 रुपये की यहाँ पर बात की गई है, 1000 करोड़, ठीक है। और एक गठन की बात की जाएगी कार्बी कल्याण परिषद की, ठीक है, ये भी किया जाएगा। और कार्बी ओंगलांग जो स्वायत्त परिषद के संसाधनों को पूरा करने के लिए राज्य की जो संचित निधि है, राज्य की संचित निधि से जो है वो में संशोधन किया जाएगा, ठीक है। यानी जो फंडिंग की जाएगी वो 5 वर्षों में 1000 करोड़ करना है फंड और डेवलप के लिए, ठीक है। और साथ ही इसका जो अमाउंट जाएगा ना, इसकी पूर्ति के लिए जो है राज्य की संचित निधि में जो है वो संशोधन किया जाएगा, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट तथ्य है कि कार्बी जो ओंगलांग समझौता है किस स्टेट से रिलेटेड है, असम, जरूर याद रखना, टर्म से भी एग्जाम में खेलते हैं एग्जामिनर, ठीक है। इसके बाद इसके पहले जो 2000 आप देख रहे हैं कि 23 में जो एक समझौता हुआ है, ठीक है, सरकार ने राजी कर लिया इन जो प्रमुख उग्रवादी समूह हैं। इसके पहले कब बात हुई थी, तो 1995 और 2011 में भी हो चुकी है, ठीक है। ये तथ्य हो गए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो कार्बी रीजन है इसका विकास करना है, तो अगले 5 वर्षों में गवर्नमेंट का टारगेट है कि विकास के लिए इसको जो है 1000 करोड़ रुपए की जो है वो राशि जो है आवंटित किए जाएंगे। और साथ ही कार्बी कल्याण परिषद की गठन की भी बात की गई है। इसके बाद इसका जो फंड है वो कंसोलिडेटेड फंड में जो है वो संशोधन किया जाएगा इसके तहत, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे एग्जाम की पॉइंट ऑफ इक्वालिटी में भी पढ़ते भाई, कंसोलिडेटेड फंड की जो आर्टिकल है कौन सा है, तो 267 में 266 आ जाता है का कंसोलिडेटेड फंड का, ठीक है, संचित निधि का। वहीं पर आप देखेंगे जो आपका कंटिजेंसी वाली जो फंड की बात की जाती है 267 है, तो ये भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। तो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं उन्हीं को पढ़ने हैं दोस्तों, वहीं पर ये यहाँ जो कवर करवाया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो राष्ट्रीय परिदृश्य में 6 पॉइंट कवर कर चुके हैं, 47 पॉइंट टोटल कवर करने हैं। 7वां पॉइंट पे आते हैं। तो 7वां जो पॉइंट वो कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 के संबंध में यहाँ पर जो है तथ्य दिए हैं। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड 20 लाइन रिपोर्ट 2021-22 की पहले संस्करण को कब जारी किया गया था, ठीक है। तो याद रखना पहला संस्करण इसी बार जारी किया गया है 26 अगस्त 2021 को। पहला संस्करण है इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। जो यह संस्करण है ये जो रिपोर्ट है आपकी, ठीक है, सूचकांक पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और जो डैशबोर्ड है ये, ठीक है, ये यहाँ पर देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया, ठीक है। तो ये जो डैशबोर्ड यह संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दैट इज UNDP प्लस नीति आयोग प्लस पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा अपनी तरह का पहला संयुक्त प्रयास है। तो ये 3 संस्थाओं को जरूर याद रखना, नीति आयोग, UNDP और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का प्रयास जो है किया गया है। इन्हीं की जो है संयुक्त रूप से इन्हीं के द्वारा ये जो है रिपोर्ट डैशबोर्ड जारी किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया। आगे चलते हैं। साथ ही ये जो सूचकांक है ना वह नीति आयोग के ESDG इंडिया इंडेक्स पर आधारित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला स्मरणीय तथ्य में आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन डिस्ट्रिक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, हमने इंडिया बताया था क्या पहले, ठीक है, इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 पूर्वोत्तर के जो है वो 8 राज्यों, तो पूर्वोत्तर में 8 राज्यों जानते हैं कि जो 7 सिस्टर आ जाते हैं उसमें सिक्किम शामिल नहीं होता, तो इसमें सिक्किम भी शामिल है। तो ये पूर्वोत्तर राज्य के 8 जो है क्षेत्र इसमें हैं, ठीक है। तो पूर्वोत्तर राज्य की देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, ठीक है, के सभी जिलों की प्रगति को उनके 84 संकेतों के आधार पर मापता है जो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के मंत्रालय के राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क से संबंध है। ये 84 संकेतक हैं, 15 वैश्विक लक्ष्यों को शामिल इसमें करते हैं। गणना हेतु विचार किए गए 84 संकेतों में 40% केंद्रीय। अब देखिए जो ये गणना रिपोर्ट जारी की गई ना, इसमें कि 40% जो है केंद्रीय मंत्रालय और राष्ट्रीय स्तर के सर्वेक्षण जो है वो
60% राज्य के स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको याद रख लेना है। साथ ही बस कितने इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो ये पहली बार एक्चुअली ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें जो है दोस्त बस आपको इतना याद रखना ना, बहुत सारी डिटेल दे रखी, इतना नहीं, बस पूर्वोत्तर के 8 राज्य तो उसमें हो ही जाएंगे, आप वो लगा ले जाएंगे कौन कौन से राज्य आते हैं, ठीक है। साथ ही इसमें याद रखना है ना, पहली बार जो रिपोर्ट डैशबोर्ड जारी किया गया है ये किसके तहत जारी, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट तथ्य एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज यूएनडीपी है, प्लस नीति आयोग और प्लस पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत जो है इसको मिलकर जो है जारी किए हैं लोग, ठीक है, संयुक्त रूप से। तो इतना ही इंपॉर्टेंट तथ्य है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी और आप पढ़ सकते हैं जो डिटेल दे रखी हैं। पूर्वोत्तर के 8 राज्य शामिल हैं, तो आप नॉर्थ ईस्ट में वही काउंट करेंगे 8 राज्य, ठीक है। इसके बाद इस सूचकांक में 75.87 अंक के साथ पूर्वी सिक्किम जिला पहले योम, 75.73 अंक के साथ गोमती और उत्तरी त्रिपुरा जो है दूसरे स्थान पर है। अब यहाँ पर जो ये रिपोर्ट सूचकांक जो जारी किया गया है ना, इंडेक्स, इसमें आपको इतना याद रखना है कि इस सूचकांक के हिसाब से जो पूर्वी सिक्किम जिला है वह पहले स्थान पर है, वहीं दूसरे स्थान पर गोमती और उत्तरी त्रिपुरा हैं। दैट्स इट, इतना ही याद रखना है। इसके बाद अंतिम स्थान पर कौन सा है, तो अंतिम स्थान पर एक है किफरी नागालैंड का, इसको शामिल किया गया है अंतिम स्थान पर। दैट्स इट। साथ ही अब जिले, अब यहाँ पर आपको देखना है कि जो समग्र अंक और रैंकिंग के आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले, क्या बेहतर प्रदर्शन करने वाले अग्रणी, तो अग्रणी यानी फ्रंट रनर की श्रेणी में जो शामिल किया गया है वह टोटल जो है एक तो 103 जिलों में 64 जिलों को, ठीक है। तो कौन से जिले हैं उनको जरूर याद रखना, पूर्वी सिक्किम जिला, ठीक है, फिर दूसरे गोमती और त्रिपुरा, बस इतना है। बहुत सारी डिटेल दे रखी है, इतना नहीं याद रखना है। किफरी नागालैंड का अंतिम स्थान पर है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले, सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जिले अग्रणी श्रेणी में शामिल हैं, ठीक है। तो अगर पूछा जाता है स्टेटमेंट दे कि हाल ही में जो जारी जो नया प्रथम संस्करण है और इसमें सिक्किम और त्रिपुरा के सभी जो डिस्ट्रिक्ट हैं क्या अग्रणी श्रेणी में हैं, बिल्कुल अग्रणी श्रेणी में सभी जिले शामिल हैं, ठीक है। जबकि कोई भी जिला आकांक्षी या लक्ष्य प्राप्तकर्ता वाली श्रेणी में शामिल नहीं है, तो ये भी इंपॉर्टेंट तथ्य है। ये दोनों इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इनको आपको ज़रूर याद रखना है, ठीक है। बाकी दोस्तों आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट है। अगला है सिक्किम की बात की जाती है तो सिक्किम राज्य की मछली है, जिसमें कि 18 सितंबर 2021 को सूचना जारी की गई, जिसमें आप देखेंगे कि जो कापर महसीर है, ठीक है, तो सिक्किम सरकार ने कापर महसीर, जिसे स्थानीय रूप से कैटली कहा जाता है, इसको क्या किया, घोषित किया है, तो सिक्किम राज्य की मछली के रूप में इसको घोषित किया गया है। नाम क्या है, कापर महसीर, जिसको स्थानीय रूप से कैटली के रूप में भी जाना जाता है। कापर महसीर का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस, ठीक है, ये नाम है वैज्ञानिक कटली मछली का। यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदियों में, ठीक है, यूपीएससी की तरह ऐसे पूछते हैं इन्वायरमेंट करंट अफेयर, तो यह मछली मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदियों तथा उनकी सहायक नदियों में पाई जाती है। वर्ष 1992 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संशोधन ब्यूरो लखनऊ ने, अब यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद जो राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है कहाँ पर, लखनऊ, कैटल मछली को लुप्त प्रजाति के रूप में घोषित किया था। अब यहाँ पर ये सब छोड़िए, बस आपको इतना याद रखना है कि सिक्किम राज्य की जो मछली घोषित की गई है कौन सी है, कापर महसीर है, जिसको कटली भी कहा जाता है। साथ ही कैटली का जो आपका कापर महसीर है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो नियोलिसोचिलस हेक्सागोनोलेपिस है। साथ ही ये जो मछली है मुख्य रूप से तीस्ता एवं रंगित नदियों में पाई जाती है, उनकी सहायक नदियों में। साथ ही आईयूसीएन की जो है किस लिस्ट में आती है, तो आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है इसमें आप देखेंगे ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है, दैट इज लुप्त प्राय श्रेणी में, ठीक है। दैट्स इट। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो आपका पॉइंट है ना वो है भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार 2020,
भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार 2020। तो 25 जून 2021 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार प्रतियोगिता घोषित की है। तो याद रखना है कि भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो केंद्रीय, ठीक है, स्मार्ट यहाँ पर सिटी आ जा रहा है तो केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, याद रखना है। इन पुरस्कारों की घोषणा जो है 3 परिवर्तनकारी शहरों मिशनों, दैट इज स्मार्ट सिटीज मिशन प्लस अमृत। अमृत का फुल फॉर्म क्या है, तो अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुवेंशन है एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अमृत का फुल फॉर्म भी जरूर याद रखना। तो इसमें शामिल कौन से हैं, स्मार्ट सिटीज मिशन हो गया प्लस अमृत प्लस जो है, हाँ 2, ठीक है। तो स्मार्ट सिटीज मिशन प्लस जो है अमृत, इनको जरूर याद रखना। इसमें जो है 3 परिवर्तनकारी शहरी मिशन इसमें शामिल हैं। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, तो 3 स्मार्ट सिटीज मिशन, अमृत और प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है। तो इसमें जो है वो शामिल किया गया है स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार में, ठीक है। तो 3 इनको जरूर याद रखना। परिवर्तनकारी जो मिशन है, स्मार्ट मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अमृत हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ठीक है। ग्रामीण नहीं है, शहरी है, ध्यान देना, क्योंकि आवासन मंत्रालय है तो सिंपल सा शहरी होगा। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना है पीसीएस के लिए, उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है, ठीक है। जो स्मार्ट सिटीज़, भारतीय स्मार्ट सिटीज़ पुरस्कार जो 2020 जारी है, इसमें उत्तर प्रदेश ने राज्य कैटेगरी में पहला स्थान याद किया है, ठीक है। राज्यों की श्रेणी में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य, जबकि मध्य प्रदेश दूसरे पर, तमिलनाडु तीसरे पर है। अब एग्जाम में ऐसे पूछ लें कि हाल ही में जारी भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे दे स्टेटमेंट कि ये जो है 3 परिवर्तनकारी शहरों मिशन, दैट इज स्मार्ट सिटीज मिशन प्लस अमृत प्लस प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी पर जो है ये आधारित है, 3 पर, ठीक है। 3 मिशन इसमें शामिल हैं। उसके बाद दूसरा लक्ष्य, उसमें दूसरा स्टेटमेंट दे दे, इसमें पहले स्थान पर तमिलनाडु है, ठीक है। तो आप जानते हैं पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाए, इस तरह एग्जाम में पूछ लिए जाते, ठीक है। चलो, वहीं पर सिटी अवार्ड की अगर बात की जाएगी तो ध्यान रखना, स्मार्ट जो भारतीय स्मार्ट सिटीज पुरस्कार जारी किया गया है, राज्य कैटेगरी में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश दूसरे पर है, तमिलनाडु तीसरे पर है। जबकि सिटी अवार्ड में देखेंगे तो संयुक्त विजेता जो हैं वो इंदौर और सूरत हैं, स्मार्ट सिटीज अवार्ड में इंदौर और सूरत, ठीक है। जबकि 2019 में आप देखा कि स्मार्ट सिटीज में सूरत जो है एकमात्र विजेता था, लेकिन इस बार जो है इंदौर, ठीक है। चलो, वहीं पर राज्य में नंबर 1 जो है उत्तर प्रदेश, दूसरे पर मध्य प्रदेश रहा और केंद्र शासित प्रदेश जो है आपका तीसरे पर तमिलनाडु रहा। वहीं पर अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाती है तो चंडीगढ़ नंबर 1 पर है, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश अवार्ड विजेता घोषित चंडीगढ़ को किया गया है। अहमदाबाद को जो है स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। इसके बाद वाराणसी है और रांची है, ठीक है। तो वाराणसी अपने जो उत्तर प्रदेश का शहर है, इसमें आप देखेंगे स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड में उत्तर प्रदेश के कौन सा शहर शामिल है, तो वाराणसी है, ठीक है, जो कि दूसरे स्थान पर, पहली पर अहमदाबाद है। तो ये सब इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। क्लाइमेट स्मार्ट सिटीजन एसेसमेंट फ्रेमवर्क, तो सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, इस तरह टोटल जो है 9 प्रदर्शनकर्ता शहर हैं, ठीक है, जो कि 4 स्टार रेटिंग है। तो 4 स्टार रेटिंग में नंबर 1 सूरत है। इसके बाद आप देखेंगे स्मार्ट सिटीज लीडरशिप में पहले नंबर अहमदाबाद, दूसरे पर वाराणसी, तीसरे पर रांची है। केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाना है तो याद रखना चंडीगढ़ है। सिटी अवार्ड में पूछा जाएगा तो इंदौर और सूरत दोनों संयुक्त रूप से हैं। अगर राज्य कैटेगरी में पूछा जाएगा तो अपना उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ध्यान देना है। मध्य प्रदेश दूसरे, तीसरे पर तमिलनाडु है। और ये देख रहे हैं इसमें जो परिवर्तनकारी मिशन है, स्मार्ट मिशन, अमृत, प्रधानमंत्री आवास 3 शामिल, दैट्स इट, इतना इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा आज की वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि आपको किस तरह कवर करने हैं, ठीक है। जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हीं चीज़ों को आपको कवर करनी है, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी जैसे ही कंप्लीट हो जाता है। राष्ट्रीय परिदृश्य टेलीग्राम चैनल का लिंक आप समझ रहे हैं, यूपी पीसीएस किंगडम, ठीक है, उसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए अगर आप पीसीएस स्पेशली हैं तो। इसके बाद आपको इसको जो है आज का ये इंट्रोडक्शन रहा, जिसमें थोड़ा आपके यहाँ पर 40 से 45 मिनट का वीडियो रहा। इसके बाद आप देखेंगे थोड़ा लॉन्ग बनाएंगे क्योंकि जल्दी से इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा बड़ा होगा।
अब आज की इस वीडियो में आपने देखा किस तरह कवर करने हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा अगले पार्ट की आपको जरूरत है, कंप्लीट जल्दी से जल्दी इसको कराया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।